Today's topic is the Emperor of Japan. The monarchy is the oldest institution in Japan. Satoshi Yaga writes, the emperor has been and is still the living symbol of the nation's history, heritage and achievements. जापान में राजशाही एक प्राचीनतम परंपरा है। कहा जाता है कि सम्राट जापान देश के इतिहास का प्रतीक है, गौरव एवं उपलब्धि का प्रतीक था एवं सदैव रहेगा। जापान के भूत भविष्य पर सदैव सम्राट का गौरव रहेगा। सम्राट देश की आशाओं, इच्छाओं एवं वचन का प्रतीक है। राष्ट्र के प्रतीक एवं गौरव के रूप में सम्राट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रत्येक जापान वासी के हृदय में विशेष स्थान रखता है। जापान के लोगों द्वारा सम्राट का स्वरूप जो है वो धार्मिक एवं अखंड माना गया है। जापानी लोगों द्वारा सम्राट को एक दैवीय अवतार के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि आपसी बातचीत में सम्राट के विषय में चर्चा करने की भी स्पष्ट मनाही है। मेiji संविधान में सम्राट को संप्रभु का दर्जा दिया गया है। वह राष्ट्र का प्रतीक है एवं समस्त अधिकारों का स्रोत है। किंतु हम पहले पढ़ चुके हैं कि जापान में जो सम्राट की शक्तियां हैं उनका उपभोग मंत्रियों तथा सुप्रीम वॉर काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। 1945 से पूर्व जापान में सैन्य नेतृत्व का आधिपत्य था। सम्राट केवल एक प्रतीक के रूप में जाना जाता था तथा सारे अधिकार पार्षदों एवं मंत्रियों द्वारा उपभोग किए जाते थे। सम्राट केवल राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मान्य था। उस समय जितनी भी पावर्स थी वो सब कैबिनेट और सुप्रीम वॉर काउंसिल के द्वारा ही निर्धारित की जाती थी। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द एम्परर, यानी कि सम्राट की शक्तियाँ। सम्राट की शक्तियाँ हमेशा जापान में सम्राट की शक्तियाँ हमेशा संविधान द्वारा निर्धारित की जाती रहीं। वो कभी बढ़ाई जाती रहीं, कभी घटाई जाती रहीं। तो मेजी काल के दौरान सम्राट साम्राज्य का प्रमुख था और सभी शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थीं। सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ भी सम्राट के अंतर्गत आती थीं। इन्हीं शक्तियों के आधार पर उन्होंने देश की सरकार चलाई। सम्राट राज्य का केंद्र माना जाता था। मेजी संविधान में उन्हें देवत्व प्रदान किया गया था और उन्हें एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। मेजी संविधान में उन्हें व्यापक शक्तियां प्रदान की थी, लेकिन कभी भी सम्राट द्वारा उनका उपभोग नहीं किया गया। उनकी स्थिति एक ब्रिटिश राजा की तरह है जो राज्य करते हैं, शासन नहीं करते। इसका मतलब वो एक रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं है। हर प्रमुख मामलों में उनकी सलाह ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर से ही सारे इंपॉर्टेंट काम किए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो डिसीजन है वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ द एम्परर, यानी कि सम्राट की स्थिति। सम्राट की शक्तियों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि उनकी शक्तियाँ केवल औपचारिक हैं, सिर्फ फॉर्मल शक्तियाँ हैं और वो सिर्फ राष्ट्र का एक शीर्षक मात्र है। संविधान का पहला अध्याय सम्राट से संबंधित है और ये स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि सम्राट जो है वो राज्य का प्रतीक है, लोगों की एकता का प्रतीक है और सम्राट जो भी काम करते हैं वो कैबिनेट की सलाह पर करते हैं। उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। 1889 के कॉन्स्टिट्यूशन में सम्राट को संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई थी। सम्राट को धार्मिक एवं अखंड माना गया था। वो समस्त निर्णय स्वयं ले सकते थे। डाइट और कैबिनेट केवल सलाह देने के लिए थे, किंतु अब सम्राट का संप्रभुत्व समाप्त हो गया है। वो केवल एक शासन प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं तथा उनके अधिकारों का उपभोग डाइट और कैबिनेट द्वारा किया जाता है। यानी कि 1889 के संविधान तक जो सम्राट था, जो राजा था, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी और डाइट और कैबिनेट जो थी उनकी एडवाइजरी बॉडीज थी। लेकिन अब डेमोक्रेसी में ये स्थिति पलट चुकी है। अब राजा या एम्परर, सम्राट केवल एक एडवाइजरी बॉडी बन के रह गया है और डाइट और कैबिनेट जो है उनके पास एक्चुअल पावर्स हैं जो कि राष्ट्र को चलाती हैं। लेकिन ऐसा बोल देने से सम्राट का महत्व कम नहीं हो जाता। जापान के लोगों द्वारा वो एक धार्मिक और एक अखंड और एक दैवीय शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। एम्परर जो है जापान के संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैबिनेट और डाइट का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।